तो सुशांत मामले से जुड़ी बड़ी खबर पहले आपको दे दें। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है कि आज जो सीबीआई रिया के खिलाफ नई एफआईआर दर्ज करा सकती है। हम आपको बता दें, सुशांत के पिता के सिंह ने पटना में एफआईआर दर्ज करा रखी है। सीबीआई मामले में अब नई एफआईआर दर्ज करा सकती है। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, सीबीआई इस मामले में अब नई एफआईआर दर्ज कर सकती है। रिया चक्रवर्ती की मुश्किलें साफ साफ बढ़ती हुई नजर आ रही है। पहले ही सुशांत के पिता के सिंह ने एफआईआर जो है वो दर्ज करवा रखी है। अब इस पूरे मामले को लेकर एक और नई एफआईआर सीबीआई की तरफ से दर्ज की जाएगी। तो सुशांत सिंह राजपूत की मौत के गुनहगारों के लिए अब बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, क्योंकि एक तरफ जहां इस मामले की जांच में नई एफआईआर दर्ज कर सीबीआई शुरू करने वाली है जांच, तो वहीं सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती पर ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत का एक एक राज अब बेनकाब होगा। बेनकाब होंगे हर वो चेहरे जो सुशांत की मौत के लिए जिम्मेदार हैं, क्योंकि सुशांत की मौत मामले में सीबीआई अब एक्शन में आ चुकी है। बिहार सरकार की सीबीआई जांच की सिफारिश पर केंद्र सरकार की मंजूरी मिल चुकी है और बुधवार को इस बाबत कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने सीबीआई जांच को लेकर अधिसूचना भी जारी कर दी। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई आज सुशांत मौत मामले में एफआईआर दर्ज कर सकती है। इस एफआईआर में रिया चक्रवर्ती को भी आरोपी बनाया जाएगा। वहीं बिहार पुलिस को अब तक मामले में हाथ लगे सबूत के आधार पर सीबीआई सुशांत की मौत के गुनहगारों पर शिकंजा कर सकती है। आप भी जानिए बिहार पुलिस को हाथ लगे सबूतों के बारे में। सबूत नंबर 1, सुशांत के तीनों बैंकों के अकाउंट स्टेटमेंट। सबूत नंबर 2, यूपीआई पेमेंट का स्टेटमेंट। सबूत नंबर 3, चार्टर्ड अकाउंटेंट की लेजर बैलेंस की कॉपी। सबूत नंबर 4, करीब 48 पन्ने में रिया और सुशांत के बीच बैंक अकाउंट से हुआ लेन देन। सबूत नंबर 5, 13 पन्नों में सुशांत और उनकी एक्स गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे के बीच व्हाट्सएप पर बातचीत का स्क्रीनशॉट। सबूत नंबर 6 लोगों के रिकॉर्डेड बयान और एक प्रमुख गवाह से टेलीफोन पर हुई रिकॉर्डेड बातचीत। वहीं इस पूरे मामले में सुशांत की गर्लफ्रेंड रही रिया चक्रवर्ती पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है, क्योंकि रिया चक्रवर्ती को सुप्रीम कोर्ट में गिरफ्तारी से राहत नहीं मिली है। वहीं रिया पर अब ईडी का भी शिकंजा कसता दिख रहा है। ईडी ने रिया चक्रवर्ती को समन जारी किया है। समन जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया गया है। 7 अगस्त को रिया चक्रवर्ती को ईडी के मुंबई दफ्तर में पेश होना होगा। दरअसल सुशांत के बैंक खाते से करोड़ों का ट्रांजैक्शन हुआ था, जिसका सीधा ताल्लुक रिया चक्रवर्ती से था। इसी सिलसिले में रिया को ईडी के सवालों का सामना करना होगा। जाहिर है, सुशांत सिंह राजपूत की मौत के 50 दिनों बाद तक हाथ पर हाथ धरकर बैठने वाली मुंबई पुलिस भी अब सुशांत की मौत के गुनहगारों को नहीं बचा पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो रिया पर शिकंजा कसता ही जा रहा है। अब इस मामले में क्या कुछ हो सकता है, हमारे सहयोगी अमित राय मुंबई से हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे लेंगे ज्यादा जानकारी। अमित, आपसे ही जानना चाहूंगी, अब एक तरफ ईडी का शिकंजा, ईडी पूछताछ करेगी रिया से, वहीं दूसरी तरफ सीबीआई अब एक और नई एफआईआर दर्ज करने जा रही है रिया के खिलाफ। यानी कि मुश्किलें चौतरफा रिया को घेरती हुई नजर आ रही है। बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन नजर आ रहा है। देखिए, निश्चित तौर पर रिया की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है और सीबीआई को इसमें जांच शुरू करने से पहले एक एफआईआर दर्ज करनी ही पड़ेगी। ये नियम कहता है कि जब तक आप जो है किसी के खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज नहीं करते, तब तक आप जांच शुरू नहीं कर सकते। तो एफआईआर दर्ज होगी, निश्चित तौर पर कह सकते हैं। ईडी ने जिस तरह से समन भेजा है और कल 7 तारीख को बुलाया हुआ है यहाँ पर मुंबई दफ्तर में, अब देखना ये होगा कि रिया किस तरह से सवालों का जवाब देती है, क्योंकि ईडी ने जो है कई सवालों की लिस्ट जो है वो जो हमारे सूत्र बता रहे हैं। अमित से बातचीत में कुछ दिक्कतें आ रही हैं, उनसे बातचीत करने की दोबारा कोशिश करेंगे। रवि एस नारायण पटना से भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, आपसे जानना चाहूंगी, इस पूरे मामले को लेकर जिस तरीके से लीपापोती की कोशिश की जा रही थी महाराष्ट्र सरकार की तरफ से, मुंबई पुलिस की तरफ से, अब उन सबका अंत होता नजर आ रहा है, क्योंकि इन्वॉल्वमेंट अब बिहार सरकार की हो गई, केंद्र सरकार की हो गई, सुप्रीम अदालत की हो गई है।
जी बिल्कुल सिरांदा, और सुशांत मामले में जिस ढंग से पिछले 1.5 महीनों से कार्रवाई जो है मुंबई पुलिस कर रही थी और दावे कर रही थी कि जांच हम लोग सही दिशा में कर रहे हैं, लेकिन उसका नतीजा कुछ भी नहीं निकल रहा था। बिहार सरकार की बात करें या फिर बिहार पुलिस, दोनों की सजगता जो है, वो सक्रियता जो है, इस नतीजे पर पहुंचाई है कि आज जो केस है वो सीबीआई के पास चली गई है और सीबीआई ने अधिसूचना जारी कर दी और यहाँ पे जांच शुरू हो रही है। माना जा सकता है कि जिस ढंग से लगातार सब लोग चुप थे, बिहार सरकार आगे आई, बिहार सरकार के अधिकारी जो हैं वो लगातार जिस दिशा में यहाँ पे जांच शुरू की वो परेशानी पैदा करने वाला था, और जिस ढंग से सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई पुलिस की एक ढंग से कह लें कि जो आलोचना की है और साफ शब्दों में कहा है कि सारे जो सबूत हैं वो रखे जाने चाहिए और बिहार के जो अधिकारी है उसको जिस ढंग से क्वारंटीन किया गया वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। तो कहा जा सकता है कि अब बिल्कुल सही दिशा में पूरी जो केस है सुशांत की वो है। बिल्कुल, अब ये केस सबसे बड़ी बात सही दिशा की ओर मुड़ चला है। उम्मीद की जानी चाहिए सुशांत के न सिर्फ परिवार वाले बल्कि वो लाखों फैंस जो इंतजार कर रहे हैं इंसाफ का, उन्हें भी सच्चाई का पता चल सकेगा। अमित राय का रुख करेंगे। अमित, आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? अब जहां पर यह केस पहुंचा हुआ है, अब हम उम्मीद कर सकते हैं कि इसमें कुछ अच्छी चीजें होंगी आगे, क्योंकि लगातार लिपापोते की कोशिश की जा रही थी, लगातार चीजें छुपाने की कोशिश की जा रही थी, भले ही महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस कुछ भी कहे, कुछ भी दलील दे। देखिए, निश्चित तौर पे रिया की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। ईडी ने समन भेजा है और 7 तारीख को जो है उन्हें बुलाया है। जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि रिया चक्रवर्ती से 3 चरणों में जो है पूछताछ की जाएगी। पहले चरण में जो है उनसे पर्सनल डिटेल जैसे पिता का नाम, लोकल एड्रेस, परिवार सदस्यों के बारे में जानकारी और कंपनी के टर्नओवर के बारे में जानकारी ली जाएगी। जो दूसरा चरण होगा उसमें रिया से पैन कार्ड की डिटेल ली जाएगी, कंपनी का टिन नंबर, सोर्स ऑफ इनकम, रिटर्न की जानकारी, कंपनी में काम की डिटेल्स, कंपनी का टर्नओवर, बैंकों में कुल कितने खाते हैं, कुल कितनी जायदाद है, भाई के बिजनेस के बारे में, पासपोर्ट डिटेल जैसी चीजों के बारे में पूछा जाएगा। और तीसरा जो आखिरी चरण होगा उसमें सुशांत से जुड़े सवालों के बारे में जो है ईडी रिया से जानकारी लेगी। और कहा यह जा रहा है कि रिया से सुशांत के साथ रिलेशनशिप, सुशांत की फैमिली, सुशांत का बिजनेस जैसी चीजों में पूछताछ होगी। यानी एक बहुत बड़ी सवालों की लिस्ट जो है ईडी तैयार करके रखी है। और हमने देखा कल सैमुअल मिरिंडा जो रिया का राजदार है, रिया का काफी करीबी था, उसी के नाम पे रिया ने सिम लिया था और वही सिम जो है सुशांत सिंह राजपूत यूज कर रहे थे। और उस बारे में जो ईडी ने पूछताछ की और किस तरह से जो है सुशांत के रखे गए सारे नौकरों को, सारे सेवादारों को जो है हटा दिया गया और रिया ने अपने लोगों को जो है वहां पे प्लांट किया, इसकी भी जानकारी दी गई। और उसके पहले हमने देखा 2 दिन पहले रिया के सीए और सुशांत के सीए से भी घंटों तक ईडी ने पूछताछ की। तो कुल मिला कह सकते हैं कि एक तरफ सीबीआई का शिकंजा और दूसरी तरफ जो ईडी का शिकंजा लगातार रिया पे कसता नजर आ रहा है। बिल्कुल, अब ये मामला सही दिशा की ओर। बहुत धन्यवाद अमित इस तमाम जानकारी के लिए। तो रिया, अब मुश्किलें उनकी बढ़ती जा रही हैं और लगातार जो है अब देखने वाली बात यही हो क्या कुछ नई अपडेट इस मामले में सामने आती है, क्योंकि सीबीआई अब नए सिरे से देखेगी कि क्या कुछ इस मामले में हो रहा है। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत की गुत्थी अब सुलझने के आसार इसी के साथ नजर आ रहे हैं। केंद्र ने बिहार की सीबीआई जांच की सिफारिश मान ली है। रिया की अर्जी पर सुनवाई के दौरान कल सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि हर हाल में सुशांत की मौत के पीछे का सच सामने आना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई पुलिस की तहकीकात को भी अनप्रोफेशनल बताया है, जिसके बाद मुंबई पुलिस की पूरी जांच सवालों की जद में है। केंद्र सरकार से सीबीआई जांच की मंजूरी और सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद अब ये तय हो चुका है कि सुशांत के गुनहगार अब नहीं बचेंगे। दरअसल सुशांत की मौत के मामले में एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई, जिसमें सभी पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने सभी पक्षों से 3 दिनों में जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद ये कहा कि 3 दिन के भीतर इस पूरे मामले में महाराष्ट्र सरकार सुशांत सिंह राजपूत से जुड़े मामले की स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करे। बिहार सरकार को भी सुप्रीम कोर्ट ने स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा है। अगले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में अहम सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को जमकर फटकार लगाई और पूछा कि तकरीबन 50 दिनों की जांच के बाद मुंबई पुलिस किस नतीजे पर पहुंची है। कोर्ट ने साफ कहा कि मुंबई पुलिस प्रोफेशनल तरीके से काम नहीं कर रही है।
और जो जांच हो रही है, जो बिहार सरकार की पुलिस गई और जांच हो रही थी, उस पर एक बड़ी कड़ी टिप्पणी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बॉम्बे पुलिस पर की है कि जांच जो होना चाहिए एक प्रोफेशनल तरीके से होना चाहिए। न इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र बॉम्बे पुलिस का जो तरीका था जांच का, उसे प्राइमा फेसियाई अप्रूव नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने सुशांत जैसे एक्टर की मौत पर हैरानी जाहिर की और बिहार पुलिस के साथ मुंबई पुलिस के रवैये पर भी नाराजगी जाहिर की। सुशांत सिंह राजपूत के पिता की तरफ से विकास सिंह ने कोर्ट में कहा कि मुंबई पुलिस बिहार पुलिस को जांच में कोऑपरेट नहीं कर रही है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को फटकार लगाते हुए ये कहा कि जिस तरह महाराष्ट्र पुलिस बिहार पुलिस को सपोर्ट नहीं कर रही है, उससे समाज में एक गलत संदेश जाता है। दरअसल सुशांत मामले की जांच में मुंबई पुलिस की तहकीकात का तरीका शुरू से सवालों की जद में है। सबसे बड़ा सवाल तब उठा जब रविवार को आईपीएस विनय तिवारी जांच के लिए मुंबई पहुंचे, जहां उन्हें 14 दिनों के लिए क्वारंटीन कर दिया गया। विनय तिवारी को क्वारंटीन करने के मामले को लेकर अब बिहार पुलिस कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की तैयारी कर रही है। अधिकारी को इलीगली डिटेन किया गया है, हम एकदम मूव करेंगे, तुरंत मूव करेंगे। हम सरकार को बता करके हम मूव करेंगे कोर्ट में कि हमारे अधिकारी का इलीगल डिटेंशन हुआ है, जिसका अधिकार नहीं है बीएमसी को। एग्जम्पशन वो दे सकते थे, और जितने लोग जा रहे हैं मुंबई में सबको क्वारंटीन कर रहे हैं क्या? ये क्या तरीका है? जाहिर तौर पर मुंबई पुलिस अब जांच की फांस में फंस चुकी है। अब देखना है कि कोर्ट की अगली सुनवाई में मुंबई पुलिस क्या जवाब दाखिल करती है। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से सुशील पांडे के साथ पटना से वृजम और अमित कुमार की रिपोर्ट। और चलिए अब बात कोरोना से जुड़ी खबर की। बड़ी खबर पटना से मिल रही है, जहां सीआरपीएफ के बिहार सेक्टर मुख्यालय पर कोरोना का साया मंडरा रहा है। करीब 100 सीआरपीएफ के जवान कोरोना संक्रमित हो गए हैं। पटना आशियाना दीघा रोड स्थित है यह मुख्यालय, जहां पर 100 सीआरपीएफ के जवान और अधिकारी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। तो ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। पटना आशियाना दीघा रोड स्थित ये मुख्यालय है, जहां पर 100 सीआरपीएफ के जवान और अधिकारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो हॉटस्पॉट बन चुका है यहां, पूरी तरह से कह सकते हैं कोरोना विस्फोट हो गया है सीआरपीएफ के इस मुख्यालय में। बात नाव हादसे की। खगड़िया के अलौली प्रखंड के मोहरबा गांव में बागमती नदी का कहर जारी है। इलाके में कटाव काफी तेज हो गया है, जिसे लेकर इलाके के लोग दहशत में हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस कदर एक विशालकाय पेड़ पलक झपकते ही पानी के तेज धार में बह गया है। आपको बता दें कि मोहरबा गांव में अब तक 200 से ज्यादा लोग कटाव के शिकार हो चुके हैं। लोग दहशत में जी रहे हैं। ऐसे हालात में जिला प्रशासन की ओर से कोई मदद नहीं मिल रही है, सिर्फ उन्हें कोरे आश्वासन मिल रहे हैं। तस्वीरें आप देखिए किस तरह से भयावह मंजर, कटाव लगातार जारी है, लोगों की मुश्किलें बढ़ रही हैं और ऐसी मुश्किल घड़ी में लोगों को प्रशासन की ओर से कोई मदद नहीं मिल रही है। तस्वीरें आपके सामने आप देख सकते हैं, एक विशालकाय पेड़ किस तरह से नदी की धारा में समा जाता है पलक झपकते ही। आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी तेजी के साथ यहां पर कटाव हो रहा है। लोगों के आशियाने नदी में समा रहे हैं, लेकिन लोगों के पास कोई मदद नहीं पहुंच रही है और इसकी वजह से लोग दहशत में हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो जाए तो कहां जाए। बहरहाल यह तस्वीर डराने वाली तस्वीर किस तरह से ये सामने आई आप देख सकते हैं। बागमती नदी में पलक झपकते ही एक विशालकाय पेड़ कैसे समा जाता है, किस तरह से पानी में गिर जाता है नदी की तेज धार में। 3 बार उपट के यहाँ आए हैं, ये चौथा बार है। चौथा बार में फिर हम लोग का भी 2017 में लिख के गया है 35 घर, उसके बाद फिर अगले 2018 में कटा है करीब 30 घर, उसके बाद 19 में कटा है, 19 में करीब 25 घर 35 घर कटा है इसी, उसके बाद अबरी 30 घर से 40 घर कटने वाला, 50 घर रखिए ना कट गया। पंचायत के उत्तरी भोरबा गांव है और यहाँ जो है से बाढ़ से लगातार जो है कटाव होते जा रहा है, लेकिन इसको देखने वाला जो है अभी तक कोई पदाधिकारी यार
मतलब इस पर ध्यान ही नहीं दे पाते हैं। इसके ऊपर कुछ कार्य नहीं किया गया, कटाव रोधक कार्य, तो पूरे गांव को हमको लगता है कि अपने आगोश में ले लेगा यह नदी। वहीं बेगूसराय में बलान नदी के जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। पिछले 10 साल से बलान नदी में बाढ़ के हालात बने हुए थे। इस बार अचानक जलस्तर में बढ़ोतरी हुई है, बांध पर दबाव बना हुआ है। हालात ये है कि अब बालान नदी का पानी मंसूर चक और भगवानपुर प्रखंड के कई रिहायशी इलाकों में भी घुसने लगा है। हालांकि प्रशासन का दावा है कि जल्द हालात पर काबू पा लिया जाएगा, लेकिन जल स्तर बढ़ने से लोगों में भय का माहौल बना हुआ है। बूढ़ी गंडक नदी में आई बाढ़ और कई जगह बांध टूटने के बाद नून नदी से होते हुए अब बाढ़ का पानी बालान नदी में गिरने लगा है और यहां पर स्थिति बिगड़ती जा रही है। नदी में पानी रिसाव से आ रहा है ऊपर से, जिसके कारण अप्रत्याशित जल में स्तर में वृद्धि है। कितने गांव प्रभावित हैं इससे? नदी के किनारे गांव की गिनती तो हमारे पास नहीं है, लेकिन संभावना लगती है कि 40-45 गांव जरूर प्रभावित होंगे। जहाँ उधर बांध नहीं है तो नदी का पानी जहाँ ज्यादा हो रहा है, कुछ उपट करके ग्रामीण क्षेत्र या नदी के किनारे में, नदी के पेट में भी कुछ लोग बसे हुए हैं, उन लोगों के घर में भी पानी गया है। और राज्य सरकार भले ही प्रदेश में विकास के लाख दावे कर ले, लेकिन आज भी कई गांव ऐसे हैं जहां तक विकास पहुंचा ही नहीं है। बांका जिले के कई गांव ऐसे हैं जहां आजादी के बाद से सड़क का निर्माण हुआ ही नहीं है। सड़क का निर्माण नहीं होने की वजह से इलाके के लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। खासतौर से बरसात के मौसम में जब पानी लग जाता है तो परेशानी और बढ़ जाती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जब किसी की तबीयत खराब हो जाती है तो घाट पर लेकर मुख्य सड़क तक जाना पड़ता है। सनहौला, कोरीचक, पोकरिया, नावाडीह, रानी बांध सहित दर्जनों ऐसे गांव हैं जहां सड़क का निर्माण आज तक हुआ ही नहीं है और लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। जब से हमको होश हुआ है तब से ही रोड ऐसा ही कदर किचा पड़ा हुआ है। कामत, सोनोला, कोरीचक, पोखरिया, लावाडी, रानी बांध, जसरिया, इसी रोड से हजारों आदमी गुजरता है। और जब किसी तरह बीमारी हो जाता है तो हम लोग खाट पे यहाँ से ले जाते हैं नहर पे मुख्य सड़क पे। सर, आज़ादी के बाद आज तक हमारे गांव में रोड ही नहीं बना है, जिसके कारण जो है ग्रामीणों को बहुत लोग नेता आते हैं, वादा कर लेते हैं कि ठीक है चुनाव जीतेंगे तो रोड दे देंगे। और इस रोड से कामत, सनोला, कोरीचक का जनसंख्या मोटा मोटी वही 1000 है सर। गुजरने वाला तो अधिक है, लेकिन कोई नेता आज तक देखने वाला नहीं जीतने के बाद।